मैं सबसे पहले इनसो की तरफ से आप सबका दिल की गहराई से यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप सबका वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आप सबका खैरमकदम करता हूँ। ये एक ऐतिहासिक दिन है, एक ऐतिहासिक पल है। आज इस संख्या में पधार कर आप लोगों ने केवल अपनी ताकत को ही नहीं दिखाया, बल्कि हरियाणा प्रदेश को, हरियाणा के युवाओं को एक नई दिशा देने का काम इस सभा में पहुंच करके किया है। मैं बधाई दूंगा प्रत्येक इनसो के कार्यकर्ता को जिन्होंने प्रदेश भर में आज के इस कार्यक्रम के लिए दिन दुगनी रात चौगुनी मेहनत की। मैं बधाई दूंगा और धन्यवाद करूंगा मेरी पार्टी के सीनियर नेताओं को जिन्होंने हम नौजवानों का साथ देने के लिए अपनी कमर कसने का काम किया। मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। आज मुझे खुशी है मीडिया के साथियों को बताते हुए कि सिरसा में इनसो के 22वां जो फाउंडेशन डे है ये मनाया जा रहा है। इससे पहले 21 स्थापना दिवस मनाए गए। डॉक्टर साहब ने चौधरी देवीलाल जी की युवाओं को लेकर के जो सोच थी उसकी शुरुआत 2003 के अंदर दिल्ली के ताल कटोरा मैदान में की थी। और कहते हैं उस ताल कटोरा मैदान को भरना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, मगर हरियाणा के और उत्तर भारत के हजारों युवाओं ने जाकर अपनी ताकत दिखाई थी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सोच पर पहरा देने का एक वचन लिया था। लोग कहते थे कहीं इनसो दिशाहीन ना हो जाए, कुछ कहते थे ग्रीन ब्रिगेड ना बन जाए, मगर डॉक्टर साहब ने एक ही बात कही थी कि ये नियत और नीति ठीक होनी चाहिए। मैं आज डॉक्टर साहब को एक ही बात कहूंगा कि आपकी उस ठीक नियत और उस ठीक दिशा ने इस जो पौधा आपने लगाया था, इन सब नौजवानों ने उसे सींचकर एक वट वृक्ष बनाने का काम किया है। मैं आपको फिर से आभार करता हूं कि आपने इतनी अच्छी दिशा युवाओं को दिखाने का काम किया। पहली बार सिरसा में कार्यक्रम हो रहा है। ये वो जन्मभूमि चौधरी देवीलाल जी की, जिस तेजाखेड़ा गांव से उठकर इस देश के लाल किले तक का सफर चौधरी देवीलाल जी ने तय किया। आज सिरसा के लोगों का सौभाग्य है कि इनसो का स्थापना दिवस हमें मनाने का मौका मिला है। और मैं बधाई दूंगा इस कामयाब कार्यक्रम की सिरसा के कार्यकर्ता साथियों को जिन्होंने बहुत मेहनत इस कार्यक्रम के लिए की है। 22 साल में इनसो ने बहुत काम किया, जहां स्टूडेंट्स के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया, क्लासरूम के, लाइब्रेरी के प्रति, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाया। वहीं सामाजिक रूप में डॉक्टर साहब ने जो हमें दिशा दी थी, कभी ब्लड डोनेशन के कैंप लगाकर, कभी नेत्रदान का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, कभी हमारी बहनों के लिए आवाज उठाकर, कभी फीमेल फिटिसाइड के खिलाफ आवाज उठाकर। और आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने एक और दिशा हमें दी है कि अब बाकी मुद्दों पर आप लोगों ने बहुत काम किया, मगर नशे के खिलाफ लड़ाई पर लामबंद युवाओं को हमें करना है। मैं तो आज ये कहता हूं कि इस सभागार से आप ये शपथ लेकर के जाएं और डॉक्टर साहब आप हमें शपथ दिला करके जाएं कि नशे के खिलाफ आज युवाओं के लिए एक जागृत होना जरूरी है, एकजुट होना जरूरी है, लामबंद करना जरूरी है। सम्मानित साथियों, लंबा चौड़ा भाषण देने को मैं नहीं आया हूं, मगर इनसो ने अपने आयाम जब रचे, लड़ाई लड़ी, तो राजनीतिक जिम्मेवारी भी हमारे पर आन पड़ी। आप जब जेल की सलाखों के पीछे संघर्ष कर रहे थे तो लोग दुष्यंत चौटाला को हरियाणा चाहने लगा और दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में हरियाणा को एक उभरता हुआ युवा नेता के अंदर आस और उम्मीद नजर आने लगी। तब इन्हीं युवा साथियों ने, ये जो भीड़ आज बैठी है और मेरे जैसे कुछ साथी जो इनसो से आगे कदम बढ़ाकर आगे चले गए, इन लोगों ने उस समय दुष्यंत चौटाला के नारे लगाए थे। तब लोग कहते थे कि ये तो पागलों का टोल है। कोई ये कहता था कि ये तो वानर सेना है, ये वानर सेना क्या कर लेगी। और कुछ हमें ज्यादा चाहने वाले कहते थे अरे कल के छोरे हैं, शोर मचा करके चले जाएंगे। मगर इन कल के छोरों ने, इस वानर सेना ने, इन पागलों की सेना ने, जिन्हें हमें पागलों की संज्ञा दी जाती थी, उन्होंने अपनी ताकत को दर्शाने और दिखाने का काम पिछले विधानसभा के चुनाव में किया। मीडिया के साथियों से कहूंगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इन युवाओं ने संकल्प लिया था 10 महीनों में 10 सीट लाकर दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ऐसे ही किसी जमाने में 19 साल का एक नौजवान जिसकी तस्वीर आज इस बैनर पर लगी है, जिसे भगत सिंह कहा करते थे, लोग कहते थे ये तो पागल हो गया है,
तब भगत सिंह जी ने एक बात कही थी, इन्हीं बिगड़े दिमागों ने कहीं खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही अच्छे हैं। मैं आज ये वादा दुष्यंत जी को देता हूं कि ये आपकी इस सेना को कम आंकने वाले लोग चाहे कुछ भी कहें, इस दीवानों को चाहे कोई भी संज्ञा दे, मगर एक जिम्मेवारी हमारी लगा करके जाओ, अगले 2 महीनों के अंदर उस जिम्मेवारी को INSO का एक एक कार्यकर्ता बड़ी भूमिका से निभाने का काम करेगा। और पिछली बार तो 10 जिताई थी, इस बार 45 को पार कराने का काम करेगा, मैं विश्वास और वादा। सम्मानित साथियों, मैं राजस्थान गया और राजस्थान के अंदर मुझे युवा साथियों से मिलने का मौका मिला। वहां पर एक बुजुर्ग की कही हुई बात मैंने लिख ली थी, आज मैं उसे दोहराऊंगा। गिरबो के करके कर खना, हिरण करो घी खाए, आग चरे और खून बगे, घोड़ा शू आगे जाए। ये किसी ने कही थी, मैंने लिख ली थी। जब मैंने इसका अर्थ जाना कि हिम्मत कर हुंकार भर, अरे हिरण कौन सा घी खाता है, मगर घोड़े से तो फिर भी आगे जाता है। सम्मानित साथियों, युवा साथियों, आज चाहे कोई कुछ भी कहे, कहते हैं बुरा समय है, मगर बुरा समय बहुत कुछ सिखा देता है। बुरा समय वो कहते हैं एंटीबायोटिक दवाई की तरह आपके जीवन में आता है। आज वो मुश्किल घड़ी आई है तो फिर इन नौजवानों ने, आप दुष्यंत जी आपकी कमान को संभाला है और आप इन पर विश्वास करो, ये वो हिरण है जो उन घोड़ों से तो बहुत कोसों मील आगे चले जाएंगे और ठीक दिशा में आगे जाएंगे। डॉक्टर साहब की दिशा दिखाई गई दिशा के अंदर आगे जाएंगे। सम्मानित साथियों, सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता और उपेक्षा भी उसी से होती है, उम्मीद उसी से होती है जो कुछ करता है या जिससे कुछ करने की उम्मीद हो। आज उप मुख्यमंत्री तो हरियाणा में और भी रहे, मगर उन्हें कोई याद नहीं करता, कोई उनकी बुराई भी नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनसे कोई उम्मीद नहीं। बुराई भी उसी की करते हैं जिससे कोई उम्मीद हो। दुष्यंत चौटाला ने वो कर करके दिखाया। जैसे कहते थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए मगर वचन ना जाए। 75% आरक्षण का वादा आपसे किया था। मैं पूछता हूं युवा साथियों, उसको पूरा किया कि नहीं किया? मैं पूछता हूं मेरी माताओं बहनों से कि 50% का वादा आपसे किया था, उसको पूरा किया कि नहीं किया? हाथ खड़े कर करके बताओ मेरी बहनों, उस वादे को पूरा किया कि नहीं किया? ऐसे ही जो वादे किए, बैकवर्ड समाज के लोगों से 8% का वादा किया, उसे पूरा किया, सभी वादों को पूरा किया। आज इसीलिए लोग आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि जो बुराई करने वाला है वो भी कुछ ना कुछ हमें सिखाता है। माझी तेरी कश्ती में तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत है। जिस शहर में तूने खोली है दुष्यंत शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं, पत्थर के खरीदार बहुत हैं। मुझे उम्मीद है कि हम ऐसे लोगों को जवाब देने में कामयाब होंगे। हमें प्रेरणा लेनी होगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से, हमें प्रेरणा लेनी होगी शहीद आजम भगत सिंह से, चौधरी देवीलाल सरीखे के लोगों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। स्वामी विवेकानंद जी के उन दिखाए हुए रास्तों से हमें प्रेरणा लेनी होगी। रानी लक्ष्मीबाई से, कल्पना चावला सरीखे की, हमारे महान योद्धाओं से। एक ही लक्ष्य कि मेहनत करो और सफलता के मुकाम तक पहुंच जाओ। सफलता अब दूर नहीं है। सम्मानित साथियों, अपनी तारीफ खुद करो। बुराई के लिए तो सारा जमाना बैठा है और आज आपने ये दिखा दिया कि INSO की ताकत क्या है। सम्मानित साथियों, कांग्रेस और भाजपा के लिए एक ही बात कहूंगा कि जिन लोगों की नजरों में बुरे हैं, आप कह दो उनसे कि नेत्रदान कर लीजिए। हम हटने वाले नहीं, हम तो दुष्यंत चौटाला को चंडीगढ़ ले जा करके मानेंगे। इसी संकल्प के साथ INSO के बारे में इतना कहते हुए कहूंगा कि हम एक सकारात्मक, एक विचारात्मक संगठन है और INSO का कार्यकर्ता किसी से कम नहीं है। मैं INSO में कल था, आज आप हैं, कल कोई और होगा। INSO अजय सिंह जी का मिशन है जो सदा रहेगा, सदा रहेगा। उस INSO के मिशन से जुड़ते चले। छात्र हरियाणा का दुष्यंत जी दिशाहीन है। आज जहां नशे और बेरोजगारी का खतरा उसे सता रहा है, उसे डरा रहा है, आपसे ये उम्मीद करता हुआ अपनी बातों को विराम दूंगा कि दुष्यंत जी आज इस हरियाणा को, आज इस उमड़े हुए जन सैलाब को, हजारों की संख्या में पहुंचे छात्र छात्राओं को आप एक नई दिशा देकर के जाने का काम करें। और डॉक्टर साहब से कहूंगा कि INSO रूपी इस मिशन को और मजबूत करने का काम करें।
फलदार है पेड़ तो पत्थर मारे जाएंगे, सोने के टुकड़े भट्टी में उतर जाएंगे। जितनी ज़्यादा आएंगी मुश्किल जीवन में उतने ज़्यादा आप निखर जाएंगे। मैं पहले तो आप सबको बधाई देता हूँ कि 22 साल पहले लगाया गया डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के हाथ से ये छात्र संगठन के नाम का ये पौधा आज केवल मात्र हरियाणा ही नहीं, राजस्थान हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, निरंतर अपना काम कर रहा है और अलग अलग विषयों पर अलग अलग मुहिमों में छात्रों के हितों की लड़ाई को आगे ले जाने का काम है। और मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश में बहुत लंबे समय के बाद अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र चुनाव की लड़ाई को जिस तरीके से इंसो के साथियों ने लड़ा, उसका नतीजा आया कि अप्रत्यक्ष तौर पर छात्र संघ चुनाव हरियाणा प्रदेश में लागू है। मगर आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि प्रदीप ने जो बात कही थी कि छात्र संघ की लड़ाई हमें सबको लड़नी पड़ेगी। और साथियों, इसके लिए आगामी विधानसभा का तो एक दिन का सेशन होगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर भी छात्र संघ प्रत्यक्ष तौर पर लागू प्रदेश में हो, वो लड़ाई हम लड़ने का काम। साथियों, जहाँ छात्र छात्राओं की बात आती है, कई ऐसे विषय हैं जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को जोड़कर हमें देखने को निरंतर बड़ी बड़ी बातें करी जाती हैं, पर धरातल पर शिक्षा के स्तर के अंदर, खेलों के स्तर के अंदर जो सुधार और जिस मुहिम के साथ वो सुधार होना चाहिए था, कहीं ना कहीं हम वो पूरा नहीं कर पाए। साथियों, उस लड़ाई को आगे लेकर चलना। जब आज यहाँ आ रहा था तो मुझे 2-3 लोगों ने अग्निवीरों के बारे में बात की। साथियों, मुझे याद है जब ये योजना आई थी, जब मैंने राजनाथ सिंह जी से मुलाकात कर कहा था कि इन युवा साथियों को जो 4 साल सेवा कर आएंगे, इनके भविष्य की सुरक्षितता कैसे करी जाए, आगे इनका भविष्य कैसे सुरक्षित। और हमने हरियाणा की कैबिनेट में मंजूरी दी थी कि 10% जॉब्स के अंदर हमारी पुलिस में अग्निवीरों के लिए हम आरक्षित सीटें करने का काम करेंगे कि ट्रेंड बच्चे जो वापस आएंगे। मगर शिक्षा के अंदर हम वो फैसला नहीं कर पाए। और अभी मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से जब चर्चा कर रहा था तो उनने ये आदेश दिया कि प्रदेश में दोबारा जब आपकी सरकार बनेगी तो अग्निवीरों के लिए बैचलर्स हो, मास्टर्स हो या पीएचडी की पढ़ाई हो, पूरी तौर पर सरकारी खर्चे पर, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सरकारी यूनिवर्सिटी हो, सरकार वहन कर उनके भविष्य को सुनिश्चित करने का काम करता है। और इस योजना को जैसे दिग्विजय ने कहा था कि ये एक वीर योद्धा जब टीनेज में था तो अपने भविष्य की लड़ाई लड़ता था, और इस वीर योद्धा का नाम शहीद भगत सिंह था। मुझे खुशी है कि हमने लड़ाई लड़ी और चंडीगढ़ के एयरपोर्ट का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर। और इस योजना को भी जो अग्निवीरों के लिए हम करेंगे, इसकी योजना का नाम भी शहीद भगत सिंह अग्निवीर छात्र विकास योजना के नाम पर शुरू करेंगे कि उन छात्रों को उनके विकास के लिए, उन अग्निवीरों को हम भविष्य सुनिश्चित दे पाए कि जो 4 साल देश की सेवा में लगा कर आए हैं वो वापस आकर हायर एजुकेशन लेकर वेल क्वालिफाइड जॉब्स के लिए। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये योजनाएं जो बनाई जा रही है, 10% सीआरपीएफ में कोटा दे दिया जाएगा, 10% पुलिस में कोटा दे दिया जाएगा। ये 4 साल की ट्रेनिंग के बाद भी 12वीं पास बच्चे को क्या नौकरी मिलेगी? नौकरी मिलेगी सिपाही को सिपाही की। उसकी तरक्की के बारे में सरकार आज सोचने का काम नहीं करे, मगर अगर उसके चाह के मुताबिक उसको बैचलर्स की, मास्टर्स की डिग्री दी जाएगी तो फिर सिपाही की ट्रेनिंग लिया हुआ अग्निवीर भी वापिस आकर पढ़ाई कर अफसर बनकर दोबारा अपनी फौज में जा पाएगा। साथियों, मैं तो आपको एक चीज कह सकता कि सर छोटू राम जी के बारे में हमेशा पढ़ा है, उनने हमेशा कमेरे के उत्थान की, विकास की बात करने का काम किया, पर उनने एक चीज कही थी कि सरकार में रहकर ये काम होते हैं।
उनने हमेशा कांग्रेस के विरुद्ध में लड़ाई लड़ी, मगर अपने मुद्दों को मनवाने के लिए उनके साथ जाकर खड़े होने का काम किया। हमसे भी एक गलती हुई, हमने भी आपके अधिकारों को मनवाने के लिए कदम उठाए, बीजेपी के साथ जाने का काम किया। और उस गलती को आज देखते हैं कि जनता जो बीजेपी से नाराज थी वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज होकर बैठी। ये मैं वादा आपको करता हूं कि आने वाले भविष्य में गलती दोबारा करने का काम नहीं करेंगे। साथियों, अगर हित की लड़ाई होगी तो अपने हितों को प्राथमिकता देकर अपने मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। और मैं कई ऐसे विषय हैं जो छात्र छात्राओं के बारे में हमने पूरे भी करे, जैसे हमारी बहनों को बस पास की सुविधा थी, पूरी तौर पर निःशुल्क कराई कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राओं को बस पास के लिए 1 रुपया देने के काम। पर बहुत बच्चे मेरे को अलग अलग जगह मिले और उनने कहा कि जी बस पास तो बनाया जाता है, मगर बस पास नहीं है, बल्कि छात्रों के लिए एक हरासमेंट का अड्डा बन चुका है कि बारी बारी पहले प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जाओ जीएम के दफ्तर में, फिर पास के लिए फिर लाइन में खड़े हो। ये वादा आज आपको करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि बस पास के लिए किसी छात्र को किसी के हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं। एडमिशन होने पर ये कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में सुविधा लाकर देने का काम करेंगे कि छात्र छात्राओं को अपनी शिक्षा के लिए शिक्षा पे फोकस करने का टाइम मिले, ना कि आई कार्ड और बस पास बनाने के लिए धक्के काटने पड़े। और उसके साथ साथ साथियों, हमने स्कूलों में एक व्यवस्था शुरू करी और वो व्यवस्था बड़ी लाभदायक। कई बार क्या होता था, प्राइमरी स्कूल तो हमारे छोटे छोटे गाँव में, मगर मिडिल और सेकेंडरी स्कूल के लिए 8-8, 10-10 किलोमीटर छात्र छात्राओं को जाना पड़ता। इसके लिए हमने व्यवस्था बनाकर दी और व्यवस्था बनाई कि शायद 15 या 16 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से 18 सीटर गाड़ी गांव में तय हो जाती थी और गांव को प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन के बाद सरकार उसका पैसा देती थी कि स्कूली छात्र छात्राओं को शिक्षा के लिए दर दर के ठोकरें ना खानी पड़े। अब तो हमारे हर 20 किलोमीटर में कॉलेज बन चुके और 20 किलोमीटर के कॉलेज के दायरे के अंदर छात्र छात्राओं को आने जाने की व्यवस्था के लिए ये वादा आज आपसे करते हैं कि वैसी स्कीम बनाने का हम काम करेंगे जिससे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई छात्र छात्रा स्कूल में पढ़ता है, अगर एक बच्चा भी होगा उस गांव से तो व्हीकल उपलब्ध कराकर उसकी स्कूल शिक्षा को बैकलॉग के तौर पर नहीं पर फ्रंट फुट के तौर पर शिक्षित करने के लिए उसका सहयोग करने का काम करेंगे। वही आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश है कि हमारे प्रदेश के सबसे ज्यादा युवा साथी 2 व्हीलर यूज करते हैं, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो, चाहे स्कूटर हो। हमने बारी बारी सोचा, बारी बारी देखा है कि 2 व्हीलर अगर कोई यूज करता है तो माध्यमिक और गरीब वर्ग का आदमी भी करता है, जो छोटा दुकानदार है, मजदूर है, और उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन का एक दबाव रहता है और रजिस्ट्रेशन का खर्चा भी बारी बारी आता है। साथियों, ये आज हम घोषणा करते हैं जिस दिन आपकी सरकार बनेगी 2 व्हीलर के ऊपर से रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तौर पर समाप्त करने का काम, जिससे हमारे गरीब को, कमेरे को, छात्रों को आने जाने के लिए अपना 2 व्हीलर अपने खुद के, जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ये उदाहरण डॉक्टर साहब ने दिया था कि चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर पे से टैक्स माफ किया और मुझे वो दिन याद है जब केंद्र की सरकार ट्रैक्टर पे टैक्स लगाने का काम कर रही थी तो पार्लियामेंट में 1 महीने लेके गया था, नहीं गया था ट्रैक्टर, और उसको वापस गाड़ा बनाया। वैसे युवा साथियों का, माध्यमिक गरीब वर्ग का ये साधन इसी प्रकार से हम टैक्स फ्री कर आपके बीच में देने का काम करेंगे। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, 4.5 साल में बहुत से ऐसे वादे थे जो हमने पूरे किए और उसका एक वादा ऐसा था जो प्राथमिक तौर पर आपके जीवन पर बहुत महत्व रखता, वो था हरियाणा प्रदेश के रोजगारों में 75% हिस्से। मुझे याद है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग कहते थे 75%,
कानून कैसे बने। मुझे चौधरी देवीलाल जी की वो बात याद है जो बुजुर्गों से छुड़ी है कि 1987 में जब उनने कहा कि बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करेंगे तो बंसीलाल जी और कांग्रेस के लोग कहते थे कि मैं तो वकील हूँ, चौधरी देवीलाल कैसे पेंशन शुरू कर सकते हैं। तो बंसीलाल जी ने जब ये बात कही तो चौधरी देवीलाल विधानसभा में खड़े हुए और कहा कि बंसीलाल, मैं कोई भेड़ बकरी चराने नहीं आया, कानून बनाने आया। और साथियों, हमने भी वही कदम उठाया, उसी कदम पर चलते हुए चौधरी देवीलाल जी के कि हरियाणा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हरियाणा विधानसभा में रोजगार मेरा अधिकार 75% कानून लाने का काम किया। वैसे ही हमारी माताओं बहनों के लिए मुझे खुशी है कि अब पंचायतों में आप जैसी बहनें भी जो यहाँ से डिग्रियां लेके जाती थी, गांव का नेतृत्व कर रही है, पंच बन रही है, सरपंच बन रही है, और तो और जिला परिषद ब्लॉक समिति के मेंबर और चेयरमैन के तौर पर कार्यभार संभाल रही है। आज हर दूसरी कुर्सी पर एक हमारी माता बहन बैठी है और पंचायती राज संस्थाओं को बड़े अच्छे तरीके से चलाना पड़ रहा है। ये वर्मा जी और बैठे बैकवर्ड के साथियों को कोई पूछता नहीं था पंचायतों में, क्योंकि एक एक दो दो मकान होते थे। आज बीसीए के साथियों को 8% पंचायती राज संस्थाओं में हमने हिस्सेदारी देने का काम किया और ये वादा करते हैं यही महिलाओं का बैकवर्ड का सम्मान आज तो पंचायती राज में किया था, राज बनने पर शहरी निकाय में भी कराने का काम करेंगे कि प्रदेश के हर स्तर पर बैकवर्ड और महिला का सम्मान बराबरी से रखा जाए। वही साथियों, हमने 14 फसलें किसान की एमएसपी पर उठाई। आज इस हॉल में बैठा हर एक बच्चा कहीं ना कहीं खेती बाड़ी से संबंध रखते हुए परिवार से आता है। मुझे याद है कि 2 फसलें 3 फसलें सीसीआई आ जाती थी तो नरमा चौथा एमएसपी पर खरीदा जाता था। पर मुझे खुशी है कि 4.5 साल में हम 14 फसलों को एमएसपी पर लाने में कामयाब हैं। साथियों, हम बुढ़ापा पेंशन को देश में सबसे अधिक 3,000 रुपए पे पहुंचाने में कामयाब है। मगर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें आगे भी करनी है, जैसे एससी साथियों के प्रमोशन में 20% हिस्सेदारी दे पाए। ये रविदास मंदिर जो दिल्ली में बीजेपी ने तुड़वाया था, ये प्रीतम और बैठे हैं, इनको याद होगा, हमने वादा किया था कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर 5 एकड़ में विशाल बनाएंगे और मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र में नींव रखी गई और वहां पर रविदास मंदिर का निर्माण की लड़ाई भी हम लड़ते रहेंगे। साथियों, वैसे ही प्रदेश के अंदर SCA के साथियों को एजुकेशन, इस हायर एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में 50% हिस्सेदारी हमने सुनिश्चित कराने का काम किया। वैसे ही प्रदेश के अंदर हिंदी भाषा को हमारे जुडिशियल सिस्टम से जोड़ा जाए। आने वाले समय में जो हमारी ऐसी रूरल बेल्ट की यूनिवर्सिटीज है जहाँ लॉ पढ़ाई जाती है, इनके पढ़े हुए बच्चों को हाईकोर्ट में केस लड़ने के लिए अंग्रेजी में अपने आप को ढालना ना पड़े, हिंदी में ही वो अपनी लिटिगेशन लड़ पाए। हरियाणा प्रदेश के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में विधानसभा में पारित कर हमने हिंदी को वहां स्थापित करने का काम किया। साथियों, खिलाड़ियों के लिए जब बात करते हैं, खिलाड़ी बड़ा महत्वपूर्ण काम, और मुझे खुशी है कि आज हमारी बहन मन्नू हो चाहे हमारा भाई सरबजोत, देश के अगर पहले 2 मेडल किसी ने लाने का काम किया तो दोनों बच्चे इस हरियाणा प्रदेश। ये नतीजा है जो हमने हरियाणा प्रदेश में 6 करोड़ रुपया खिलाड़ियों को सम्मान निधि बनाने का काम किया। मगर साथियों, और भी बहुत करना है। हमने करा, एक टूर्नामेंट में खेलने जाने वाला बच्चा जब पैसे माँ बाप से मांगता था कि डाइट के पैसे चाहिए, तो रिकॉर्ड में लिखा जाता था 150 रुपया हरियाणा सरकार दी। मुझे याद है 2022-23 की बात है, उस 150 रुपए को हमने बढ़ाकर 400 किया। मगर कई खिलाड़ियों से हमने पूछा कि साथियों, ये 400 रुपए में भी एक दिन की डाइट पूरी हो पाती है? तो उनने कहा नहीं हो पाती। मैं आज आपसे वादा करता हूं, जिस दिन आपकी सरकार बनेगी, युवाओं की डाइट राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए डेली की करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ जो नर्सरियां प्रदेश में चल रही है, उन नर्सरियों के अंदर
प्रति बच्चा आज 1,500 रुपया दिया जाता है 1 महीने की डाइट का। 1 महीने का तो दूध भी 1,500 रुपए में खिलाड़ियों के लिए नहीं आता। आज ये वादा करते हैं उन छात्र छात्राओं को जो नर्सरियों में, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, जो वहां पर खेलों की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनकी डाइट को बढ़ाकर 5,000 रुपया प्रति माह करने का काम करेंगे। साथियों, इसे खिलाड़ियों का हौसला उनका नहीं जो मेडल लाते हैं, बल्कि उनका जो मेडल लाने की इच्छा रखते हैं हम बढ़ाने का कर पाएंगे। और उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो पिछले 4 वर्षों में मुझे सीखने को मिली कि नए नए खेल आते हैं और उन खेलों के लिए हमारा देश कहीं ना कहीं उतना तैयारी नहीं कर पाता। जैसे इस बार कराटे, किक बॉक्सिंग ले आए। अब किक बॉक्सिंग के लिए हरियाणा प्रदेश छोड़ो, हिंदुस्तान में कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है। हम प्रदेश में ऐसे नए ओलंपिक खेलों के लिए प्रति जिला एक एकेडमी बनाने का काम करेंगे कि हमारे खिलाड़ियों को, युवाओं को वो ट्रेनिंग हम समय पर दिलवा पाए जो आने वाले भविष्य में ओलंपिक में अपना नेतृत्व कर पाए। साथियों, मेरे आपसे निवेदन, विनती, प्रार्थना आपसे कि इन चीजों को हम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करना है। साथियों, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज युवा साथियों के भविष्य की जब हम बात करते हैं तो एक चीज सामने आती है, नीट की हो, जेईई की हो, और ये जो बड़ी ट्रेनिंग है इसके एपिसेंटर देश में बन चुके। और एपिसेंटर कैसे? अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम की ट्रेनिंग लेनी है तो आप राजस्थान के कोटा में, आप सीकर में बच्चों को जाते देखते हैं, अकेडमियां खुल चुकी। अगर किसी ने यूपीएससी की बात करनी है तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, दिल्ली जाकर तैयारियां करते हैं। मगर प्रदेश सरकार ने कभी प्रोत्साहन नहीं दिया कि ऐसी एकेडमीज को हम प्रदेश में लाकर स्थापित कर पाए। आज मैं वादा करता हूं आपको, चाहे हमें स्पेशल एजुकेशन सिटी के तौर पर ये कोचिंग की व्यवस्था के लिए हरियाणा प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़े, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा प्रदेश के सेंटर में जींद जिले में हम स्थापित कर युवाओं को बेहतर फैसिलिटीज देने का काम कर पाएंगे। वही साथियों, एक समस्या और जो शायद सारे साथी यहाँ झेल चुके हैं, वो है कि जब हम पेपर देने जाते हैं सरकारी नौकरी तो हर आवेदन पर पैसे देने पड़ते। और ये रोड़ा मैंने कौशल रोजगार से सीखा। जब कौशल रोजगार बनाया गया तो एक पोस्ट भरने के लिए 236 रुपए एक बच्चे को देना पड़ते। अगर वो 10 पोस्ट भरता था तो उसको 2,360 रुपए सरकार को आवेदन के तौर पर देने पड़ते। और इसी तरह सरकारी नौकरियां निकलती थी, 5 पोस्टें हैं और मान लो 500 रुपए एक पोस्ट का है तो एक गरीब बच्चे को 2500 रुपए देने पड़ते। ये वादा आज करते हैं कि हरियाणा प्रदेश में सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए वन टाइम 500 रुपए की फीस रखेंगे। बच्चा चाहे 5,000 अप्लाई करे, चाहे 500 पोस्टें अप्लाई करे, जब तक उसको नौकरी नहीं मिल जाएगी, वो पेपर क्लियर नहीं कर लेगा, उसको दोबारा सरकार को कोई पैसा फॉर्म भरने के लिए नहीं देना पड़ेगा। वही साथियों, एक बात जो हम निरंतर देखते हैं कि शिक्षा के बीच में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और वो स्ट्रेस मेंटल स्ट्रेस है, हेल्थ स्ट्रेस है। बारी बारी हमारे छात्र छात्रा हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहते हैं। कोई एक्सीडेंट हो जाता है आते जाते तो माँ बाप उनका खर्चा नहीं होता। इसलिए ये निर्णय इंशो के आज 22वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हम लेते हैं कि जननायक जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी तो प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी पास आउट होने तक हर छात्र छात्राओं को सरकार अपने लेवल पर 5 लाख रुपए तक मेडिकली इंश्योर कराने का काम करेगी कि माँ बाप पे उसकी सेहत का कोई बर्डन आने का काम ना हो। मैं तो एक चीज आज कहूंगा कि पार्टी को लाए थे तूफानों से निकाल के, हमेशा रखेंगे इसको साथियों संभाल के। माना है कि रात बहुत अंधेरी है, इसके बाद आएंगे दिन बहुत कमाल के। अब मेहनत करनी पड़ेगी साथियों,
ये 60 दिन का सफर आपके सामने है। इन 60 दिन के अंदर जितनी मेहनत हम मैदान में उतर कर करेंगे, उतना ज्यादा बदलाव प्रदेश के अंदर युवाओं के नेतृत्व में लाकर देने का काम करेंगे। मैं तो आपसे अनुरोध प्रार्थना इतनी करूंगा कि साथियों, हमने यूनिवर्सिटीज देखी है और यूनिवर्सिटीज के अंदर अधिकतम बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर हैं, और हमने सरकारी आंकड़े भी देखे कि फर्स्ट टाइम वोटर निकलकर वोट देने नहीं जा पाए। साथियों, INSO के एक एक छात्र छात्रा से मेरा निवेदन है, उन फर्स्ट टाइम वोटरों को जोड़ने का काम करो। मैं तो अजय को, प्रदीप को, रवि को, इनको कहूंगा, गाजो सारी यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस, एक एक छात्र छात्रा से संपर्क करो। आज के दिन 25 साल से नीचे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रदेश के 2 करोड़ में से 35 लाख वोटर हैं। अगर इन 35 लाख वोटरों की ताकत को संभाल पाओगे, इन 35 लाख युवा छात्र छात्राओं को मैदान में पार्टी के साथ खड़ा कर पाओगे, तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लोग भ्रम फैलाएंगे, कोई क्षेत्रवाद का, कोई जातवाद का, मगर क्षेत्र और जातवाद से अगर कोई सबसे बड़ा विषय है तो मुझे लगता है शिक्षित हरियाणा बनाने का, तरक्कीवान हरियाणा बनाने का, हरियाणा के उद्धार और उत्थान का। और वो मुमकिन हो पाएगा तो आप जैसे छात्र छात्राओं की भागीदारी से और फर्स्ट टाइम वोटरों की बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन से, जो आपकी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगी। अंत में साथियों, मैं एक चीज कहना चाहूंगा ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज पर, वो जीत कर दिल्ली जाएंगे, हम आपके बीच आएंगे, वो आपस में हराएंगे, हम मेहनत कर कर जिताएंगे, वो सिर्फ अपने बेटे बेटियों को बचाएंगे, हम आपके लिए मिट जाएंगे, वो एक क्षेत्र का विकास कराएंगे, हम पूरा हरियाणा चमकाएंगे, वो पीछे से हाथ मिलाएंगे, हम उनसे टकराएंगे, वो जेल के डर से डर जाएंगे, हम खुल कर चिल्लाएंगे, वो ढूंढे भी नहीं पाएंगे, हम 50 साल से ज्यादा आपका साथ निभाएंगे। साथियों, अब ये लड़ाई आपने लड़नी है, मैदान आपने संभालना है, और अगर मजबूती के साथ इस मैदान में अपनी लड़ाई को एक एक छात्र छात्रा मेरे को अपना भाई मानता है, तो मैदान में उतरकर साथ देने का काम करें। अगले 70-80 दिन हम दिन रात एक आपकी लड़ाई लड़ेंगे, कोई रुकेगा नहीं, कोई झुकेगा नहीं, मगर साथ आपका चाहिए। और अगर आपका साथ मिलेगा तो हरियाणा का भविष्य खुशहाल होगा, हरियाणा का भविष्य और ज्यादा तरक्कीवान होगा। मैं तो INSO के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सब छात्र साथियों को एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि जो आदेश आज हमारे बीच में आपके संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी देकर जाए, एक एक साथी पूरी लगन और निष्ठा के साथ आगामी 70-80 दिन अपने कैंपसेज में, यूनिवर्सिटी में काम कर पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा।
सभी इंस्टीट्यूटों के छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं कि इन 122 साल की होगी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में सबने बड़े जोश शोश के साथ स्थापना दिवस बनाया है और हमने आगामी भविष्य को देखते हुए छात्र छात्राओं के लिए कई निर्णय लिए, जिसके अंदर पहला कि जैसे चौधरी देवीलाल जी ने ट्रैक्टर को गाड़ा बनाया था, उसी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फीस 2 व्हीलर्स की प्रदेश में पूरी तौर पर माफ़ करी जाएगी, जिससे एक बहुत बड़ा बर्डन, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो मिडिल लोअर क्लास हो, उनके ऊपर से हटेगी। वही दूसरी ओर पर प्रत्येक प्राथमिक से लेकर और यूनिवर्सिटी पास आउट तक स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपए की इंश्योरेंस के माध्यम से कवर किया जाएगा, जिसको स्टेट बेयर करेगी, जिससे जो ये हेल्थ और अलग अलग प्रकार के बर्डन पेरेंट्स के ऊपर रहते हैं छात्र बच्चों को शिक्षा के दौरान, इसको पूरी तौर पर समाप्ति मिलेगी। वहीं जो हमारे अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे, आज सिपाही को सिपाही रखने की योजना तो केंद्र और प्रदेश सरकार ने बना दी कि इनको पैरामिलिट्री में और स्टेट पुलिस में जगह मिलेगी। हमने आज वादा किया है प्रदेश में सरकार आने पर हमारे अग्निवीरों को यूनिवर्सिटी के पीएचडी तक की पढ़ाई भी किसी भी यूनिवर्सिटी में निःशुल्क सरकार वहन करेगी, कि जो वहाँ आज अग्निवीर सिपाही की ट्रेनिंग लेके आया है वो शिक्षित हो और फिर अगर वो फौज में जाना चाहे तो अफसर बनने का भी उसको मौका मिले। कई और चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गांव लेवल पर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा बर्डन बस पास का रहता है, जहाँ बच्चों को बारी बारी धक्के काटने पड़ते हैं। कई बार प्रिंसिपल के साइन कराओ, फिर जीएम के दफ्तर में जाके साइन कराओ, प्राइवेट बस वाले उनके बस पासेज नहीं मानते। इस बस पास की सुविधा को भी हम कैंपस लेवल तक अप्रूव करेंगे और कैंपस में ही उनके आई कार्ड्स के अंदर ही डिजिटली उनके बस पास को एम्बेड करेंगे कि प्राइवेट हो सरकारी हो, बसेज में किसी छात्र छात्राएं का कोई किराया ना लगे। बीजेपी दावा कर रही है कि 2047 में भारत को विकसित बनाएंगे, आप हरियाणा को कब विकसित बना रहे हैं? मैं तो आज इस प्रयास में 4.5 साल बिता दिए विकसित बनाने के, और बहुत हद तक विकसित हो गया। आज देश की सबसे सार्वजनिक अगर सम्मान पेंशन स्कीम कहीं है तो सबसे अधिक हरियाणा में है, 3000 रुपये। अगर प्रदेश का बेरोजगारी भत्ते की दर देखेंगे तो सबसे अधिक हरियाणा प्रदेश में है। आज 600 से ज़्यादा सुविधाएं डिजिटली गांव तक उपलब्ध हम करा चुके हैं। CHCs के अंदर जो म्यूटेशन होती थी, फर्द लेनी होती थी, पटवारी के चक्कर काटने पड़ते थे, उसको पूरी तौर पर समाप्त कर दिया। तो बीजेपी तो बहुत लंबा सपना लिए बैठी है। मैं तो ये मानता हूँ 4.5 साल में हमने विकसित हरियाणा बनाया, और समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आएगी ये तो और विकसित होंगे। क्या बीजेपी की यही इच्छा है कि जो आज भारत है इसको एक बॉर्डर लाइन बना लिया जाए और 47 तक उस बॉर्डर लाइन को छुआ जाए? मुझे नहीं लगता देश ऐसे विकसित होते हैं। देश तो हर समय हर घड़ी विकसित होते हैं, और उस हर समय उस हर घड़ी के अंदर मुझे लगता है नई टेक्नोलॉजी भी, नई इंटरवेंशंस भी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। दुष्यंत जी, युवाओं के लिए आज आपने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। नाराजगी के कारण जेजेपी को भी नाराजगी झेलनी पड़ी। अब आगे आने वाले देखो, मैं तो पब्लिकली मानता हूँ, सर छोटू राम जी ये कहा करते थे कि किसान कमेरे के काम कराने के लिए सरकार में हिस्सेदारी बहुत ज़रूरी है, और वो हिस्सेदारी हमने भी ली अलायंस की, और उनके साथ भी मेरे ख्याल से इतिहास में हुआ है। कांग्रेस के साथ जाना उनके जीवन में भी एक सेटबैक आया, और वही सेटबैक जननायक जनता पार्टी और हमारे लिए बीजेपी के साथ जाने में आया। मैं तो खेद भी प्रकट कर चुका हूँ। दुष्यंत जी, यूथ के लिए आपने बहुत सारी घोषणाएं आज की है। टिकटॉक की बात करें तो किस तरह से अभी तो संगठन का विस्तार है। पिछली बार भी हमने 90 में से 47 युवा उतारे थे, इस बार लोकसभा में 10 में से 5 युवा उतारे। तो मुझे लगता है युवा सरकार प्रदेश में बने, इसके लिए युवाओं की नेतृत्वता और युवाओं का साझेदारी बहुत ज़्यादा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जेजेपी का खाता भी। पहले वो उनसे ये तो पूछ लो किसके चेहरे पे लड़ोगे। कांग्रेस की सरकार बनेगी ये तो सारे कांग्रेसी कह देते हैं, चेहरा कौन होगा ये तय नहीं कर पाते। बिना दूल्हे के बारात ले जाओगे तो बारात पहुंचेगी?